हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगिर। आज हम हमारे जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन 2 से 3 चैप्टर्स को रिवाइज करें छोटे छोटे, जस्ट बिकॉज जैसे कि अगर अपन देख सकते हैं मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, बस छोटे मोटे चैप्टर रह गए। बड़े चैप्टर सिर्फ इसमें से एक प्लेस ऑफ सप्लाई है, एक रजिस्ट्रेशन है, एक कंपोजिशन है और एक आईटीसी है। इनके अलावा बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सब अपन कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको 15 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी कंप्लीट करा दूंगी। या मुझे याद है कि मैंने आपको कहा था 30 आवर्स रिविजन सीरीज़ होगी। अब मैं 30 आवर्स की जगह मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं आपको 15 to 16 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करके दूँ, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पे आपका टाइम बहुत प्रीशियस रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द करने के लिए, है ना। तो इसी के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबसे पहला चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जब अपन छोटे मोटे बच्चे थे, मतलब जब अपन ने स्टार्टिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी, तब मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का फ़ोन आता है उसके पास में और वो बोलता है कि तुम अपनी कॉस्ट में जीएसटी वाली प्राइस को ऐड मत करना, तुम उसका मुझसे वापस से आईटीसी क्लेम कर लेना। मतलब जो तुम जीएसटी पिछले पहले पे करके आए हो उसका नेक्स्ट जब तुम आगे आगे सेल करोगे उस टाइम पे तुम अपना जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लेना। अब हर कोई थोड़ी जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकता है। कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या एलिजिबल कंडीशंस है, किन किन लोगों के लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो अप्लाई ही नहीं होगा, वो आईटीसी नहीं ले पाएंगे, और कौन कौन से कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, और जॉब वर्कर के केस में किस तरीके से आईटीसी लेते हैं, अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक होता है अपन इस चैप्टर के अंदर टैक्स अवेलमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको कहा था कि सीजीएसटी से सेट ऑफ होएगा, फिर आईजीएसटी से होएगा, फिर एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर आईजीएसटी से होगा, और आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से होगा, फिर उसके बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी उसकी इच्छा से किसी पे भी एडजस्ट हो सकता है। अब अपन आज पढ़ने वाले अवेलमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को 4 सेक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से सेक्शन है? सबसे पहला सेक्शन है अपने पास सेक्शन नंबर 16, जो अपन को ये बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने के लिए। सेक्शन 17 अपन को ये बताता है अपोर्शनमेंट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आईटीसी ब्लॉक होगी, आप वहाँ पे आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे। फिर सेक्शन नंबर 18 अपन को बताता है कि अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो गवर्नमेंट ने वेरीफाई कर रखे हैं कि हाँ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर इस तरीके से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सेक्शन नंबर 19 अपन को बताता है आईटीसी इन केस ऑफ जॉब वर्कर, ठीक है। तो जॉब वर्कर के केस में आईटीसी कैसे ले सकते हो। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन कौन एलिजिबल है, मतलब सेक्शन नंबर 16 की कुछ क्राइटेरियाज। अपन को टोटल मिला के 9 चेक पॉइंट्स पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। कैसे? जो एलिजिबल पर्सन है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑब्वियस रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में समझाया है। रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है ना वो नहीं ले सकता, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। कंपोजिशन वाला चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। कंपोजिशन का सेक्शन नंबर 10 होता है, वो ऐसे कहता है कि कंपोजिशन के अंदर एक कंसेशनल रेट से टैक्स कटता है, जो भी अपना टर्नओवर होता है उसके बेसिस पे। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन होता है उस पर जीएसटी चार्ज होता है, उसको टैक्स इनवॉइस काटनी होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एलिजिबल पर्सन कौन है। इसने क्या कहा? रजिस्टर्ड पर्सन, और हर कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, हर एक्ट में नहीं, जो कंपोजिशन के अंदर कवर्ड नहीं है वो वाला रजिस्टर्ड पर्सन। पर्पस क्या है? पर्पस क्या होना चाहिए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आपका काम होना चाहिए। आफ्टर अबव सेटिस्फैक्शन सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंप्लाई ऑल द बिलो मेंशन कंडीशंस। सबसे पहले अपने पास में मैंने आपको क्या कहा, अपने पास में टोटल मिला के 9 कंडीशंस है। 9 कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, बट वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई अपने पास में कि जो आप काम कर रहे थे उसके जिस चीज़ का आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं वो आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर यूज़ करा हो, ठीक है। अब क्या कहा है? रिसिपेंट कैन अवेल आईटीसी इफ़ ही सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? अब अपने पास में 5 कंडीशंस आती है।
क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन होती है कि मैं अगर सामान लेके आई हूँ, है ना, मैंने सामान परचेज करा है, तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस आ जानी चाहिए। और ना अगर डेबिट नोट इशू करना पड़ा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट विंटरेस्ट चार्ज होता है, जब भी अपन को अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं ना, तो अपन डेबिट नोट इशू करते हैं, और जब भी अपन अपनी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तब अपन क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, ही इज़ इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस एज मे बी, मतलब क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले रजिस्टर पर्सन हो जाना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन अपन को ये कहती है कि जो आपने सामान खरीदा है, आपके पास में उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। जो आपने सामान खरीदा था या फिर लिया था, वो आपके पास में आ जाना चाहिए, गुड्स आपको रिसीव हो जाने चाहिए, या फिर सर्विस। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन आती है टैक्स चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स अप्लाई करी है अपन ने, जो हुआ है, वो एक्चुअली पे हो जानी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ही इज़ फर्निश द रिटर्न। जो अपना सेलर है, जिससे अपन ने सेल करा है, उसने जो जीएसटीआर 3B है, अपने अंडर रिटर्न जो है 39 सेक्शन के अंदर, वो रिटर्न फर्निश कर दी है। ठीक है, 4 कंडीशन तो ये हो गई। और क्या कहा है? एक कंडीशन ये कहा है कि अगर इफ़ इन केस, अगर फॉर एग्जांपल जैसे 100 इनवॉइस है, जैसे अब इसने सारी की सारी, जैसे इसमें कहा है ना कि इनवॉइस आपकी अपलोड हो जानी चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल व्हाट इफ अगर है ना, जो इनवॉइस सारी की सारी अपलोड नहीं करता है सप्लायर, फॉर एग्जांपल 100 इनवॉइस है, 100 इनवॉइस में से सिर्फ 80 इनवॉइस ही सामने वाले ने रजिस्टर करी है, एक्चुअली गवर्नमेंट को दिखा दी है ना, फर्निश करी है, लेकिन अब जो रिमेनिंग जो बची है अपने पास में 20, तो उसका नहीं करा है। तो अब क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एग्जांपल है, आपके पास में 100 इनवॉइस है। ठीक है, सप्लायर को क्या करना था? गवर्नमेंट को जाके एक्चुअली पे करना था और सबमिट करना था, अपलोड करनी थी जितनी भी इनवॉइसेस थी। अब उसने है ना, इसने क्या करा, 80 इनवॉइस तो अपलोड कर दी। ठीक है, और जो रिमेनिंग 20 इनवॉइस है ना, वो इसने अनअपलोड कर दी। ठीक है, अपलोड नहीं करी। अब ये जो 80 इनवॉइस थी, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो आप 3 लाख रुपए थी, और जो ये 20 इनवॉइस थे, इनकी वैल्यू थी आपके पास में 2 लाख रुपए की। तो अब ये क्या कहता है? पहले अपने पास में यहाँ पे 10% हुआ करता था, बट अब अमेंडमेंट के बाद में अब ये 5% हो चुका है। अब क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो तुम्हारे 3 लाख है, जो 80 इनवॉइस उसने अपलोड कर दिए, क्यों? क्योंकि उसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। हाँ, वो रजिस्टर पर्सन भी है और वो कंपोजिशन के अंदर नहीं आता। हाँ, उसने है ना फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी करी है। जो पोजेशन टैक्स इनवॉइस का है, वो भी उसके पास में आ चुका है, गुड्स उसको रिसीव हो चुके हैं। उसने 80 जो थे, वो मुझे गवर्नमेंट को पे कर दिया, जो टैक्स चार्ज होता था इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, है ना। उसने फर्निश कर दिए रिटर्न भी, और उसने अपलोड कर दिए इनवॉइस, बट अपलोड कितने करें? सिर्फ 80 इनवॉइस अपलोड करें। अब अगर उसने 80 इनवॉइस करे, तो अब क्या है, इस जो 3 लाख, जो 80 पे जो 3 लाख का अपने पास में जीएसटी था, इसका तो अपन आईटीसी क्लेम कर लेंगे पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इस 2 लाख का क्या करेंगे अपन? इस 2 लाख का आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे? अब इस 2 लाख का आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे अपन? अपने पास में 5% ऑफ आईटीसी अवेल्ड, जितनी अपन ने आईटीसी अवेल कर ली, मतलब 3 लाख का अपन 5% निकालेंगे। ठीक है, और 2 लाख विच एवर इज लोअर होगा ना, वो लेंगे। तो अपने पास में 3 लाख का 5% जो आता है, वो अपने पास में 15,000 रुपीज़ का आता है। तो जो एक्चुअल मतलब टोटल आईटीसी जो अवेल हो पाएगी, वो कितनी हो पाएगी? 3 लाख तो ये वाली, और 15,000 ये वाली, तो 3,15,000 जो अपने पास में आईटीसी है, वो अपन अवेल कर सकते हैं। और बाकी रिमेनिंग तब होएगी जब वो बाकी जो ये 20 इनवॉइस है, वो अपलोड कर देगा, तब उस टाइम पे अपन फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या 9 कंडीशन बताई, मुझे एक बार आप बताओ। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, जो पर्सन है वो रजिस्टर पर्सन होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अब रजिस्टर पर्सन अपने पास में रजिस्टर अंडर सेक्शन 10 होता है एक, और एक अदर रजिस्ट्रेशन होता है। 10 जो होता है अपने कंपोजिशन वाला होता है, वो कंपोजिशन में नहीं होना चाहिए, वो अदर रजिस्टर पर्सन में आना चाहिए। अब वो क्या है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम करना चाहिए। अगर
वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं कर रहा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आईटीसी का क्वेश्चन ही अवेल नहीं होगा। अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो चेक करो कि क्या उसने वो रिमेनिंग 5 कंडीशन, सॉरी यहाँ पे अब 5 हो गई है, ठीक है, 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी या नहीं करी। 5 कंडीशन कौन सी थी कि ही इज़ इन अ पोजिशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, उसको टैक्स इनवॉइस मिल चुकी है, उसको गुड्स रिसीव हो चुके हैं, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है, बट कोई ना, अपन को कोई नहीं रोक सकता पढ़ाई करने से और आपको मुझे पढ़ाने से, ठीक है। तो 5 कंडीशंस क्या थी, सबसे पहली कंडीशन थी कि वो पोजीशन मिल चुका होना चाहिए, उसको इनवॉइस का टैक्स इनवॉइस मिल जाना चाहिए, उसको है ना रिसीव हो जाने चाहिए गुड्स और जो भी सर्विस उसने ली है, उसको जो टैक्स चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लायर हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, जो टैक्स चालान था उसको रिस्पेक्ट में जितना भी बनता था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है और उसने रिटर्न फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 39 GSTR 3B, है ना। और जो सप्लायर है उसने टैक्स इनवॉइस अपलोड कर दिए हैं सारे। तो ये 5 कंडीशंस है, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है फिर उसके बाद देखते हैं कि सेक्शन नंबर 17 के अंदर तो कवर नहीं है ना। सेक्शन नंबर 17 अपने पास में अपोर्शनमेंट ऑफ ब्लॉक आईटीसी है, जिसके अंदर कुछ भी हो जाए उसके अंदर अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आईटीसी क्लेम उसके मतलब आईटीसी उसके अंदर कवर नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा, आईटीसी अवेल कर पाएंगे अपन, लेकिन अगर उसमें कवर हो रही तो आईटीसी अपन क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक आई थिंक कि मैंने आपको आराम से पूरा अच्छे से 2-3 बार आपको रिवाइज करा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। और नोट्स की टेंशन मत करिए, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स अपलोड करती रहती हूँ और उस पर सारे अपडेट्स देती रहती हूँ, ठीक है। तो आप उस पर ज्वाइन होना चाहते हो तो आप उस पर ज्वाइन भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अपन ने ये पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर ना कुछ 3-4 स्पेशल पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन है ना कभी कभी सामान पैसे दे के नहीं लेके आते हैं, अपन उधार पे ले आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो अपन कितना टाइम देते हैं इन पेमेंट करने वालों को, अपन 180 डेज़ का टाइम देते हैं। और अगर 180 डेज़ के अंदर नहीं हो पाता ना, पेमेंट वापस नहीं कर पाते, तो वो जितना इक्वल टू अमाउंट जो आईटीसी होता है ना उसका तुम्हारे को इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या बोला मैंने, देखो पढ़ते हैं। अवेलमेंट ऑफ आईटीसी टू recipient has been made depends on the payment of tax by supplier. If recipient fails to pay the amount of supplier along with the tax payable within 180 days from the date of invoice, the recipient will be liable to pay along with the output tax liability and amount equal to ITC with respect of interest, ठीक है। क्या कह रहा है ये, अगर तुम 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे को आउटपुट लाइबिलिटी तो जो पे करनी है वो करनी है और तुम्हारे को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आईटीसी के इक्वल में, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कहता है, जैसे आपने पढ़ा था, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज के अंदर क्या होता है, अपन सारा सामान अपन पहले ले आते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसका पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं ना। अगर इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट हो रहा है तो अपन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना उस इंस्टॉलमेंट में अपन आईटीसी क्लेम करेंगे, उससे पहले अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर यही सेम बात आती है जैसे कि लॉट्स में सामान आ रहा है ना, अपने पास में 50 लॉट्स का सामान अपने पास में आना था, लेकिन हर महीने सिर्फ एक लॉट आ रहा है, तो जो लास्ट 50th महीना होगा ना उस टाइम पे अपन आईटीसी क्लेम कर सकेंगे, जो लास्ट लॉट होगा उस टाइम पे। देखिए, वेयर द गुड्स अगेंस्ट an invoice are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt on the last lot of the installment, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, जैसे कि आपने ये चीज़ भी अकाउंट्स में पढ़ी होगी कि अपन जो भी परचेज करते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है और अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और डेप्रिसिएशन अपने लिए फ़ायदा होता है जस्ट बिकॉज उस पर अपन को टैक्स कम देना पड़ता है, राइट। अब क्या है, या तो आप आईटीसी क्लेम कर लो या फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, आप एक ही चीज़ पे 2 बार फ़ायदा नहीं ले सकते ना। तो ये यही बताता है कि where the registered person has claimed depreciation, the tax component of the cost of capital of the plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the ITC on the said tax
कंपाउंड शैल नॉट बी अलाउड। या तो तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या फिर तुम आईटीसी क्लेम कर लो, दोनों एक साथ में तुम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी फॉलोज। ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो एंड ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर होता है उस टाइम पे अपन भरते हैं, या फिर जो एक्चुअल डेट ऑफ फर्निश एनुअल रिटर्न होती है ना, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगी उसमें अपन भर देंगे। मैंने आपको क्या कहा, जो ड्यू डेट होती है अपने यहाँ GSTR B को फाइल करने की हर महीने की नेक्स्ट मंथ की, उससे लेके अपन या तो वो या फिर जो अपनी एक्चुअल डेट है रिटर्न फाइल करने की, एनुअल रिटर्न फाइल करने की, उनमें से विच एवर इज अर्लियर जो भी होगा अपन उस टाइम पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एक साल की आईटीसी अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद में अपन क्लेम नहीं कर सकते। ये एक तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आईटीसी अगले महीने की 20 तारीख से अपन क्लेम नहीं कर सकते। मैंने आपको एक छोटू सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, इसलिए आप इसको खुद से भी देख लीजिएगा और ट्राई कर सकते हैं आप खुद से करने का, और अगर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैंने सेक्शन नंबर 16 आपको पूरा पढ़ा दिया है। एक बार अपन साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं, क्योंकि आज अपन 2-3 चैप्टर्स करने को कोशिश करेंगे, तो मैं आपको लास्ट में वापस रिविजन करा दूंगी, बट साथ साथ में करते जाएंगे तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे अपन 2-3 चैप्टर्स के बीच में। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, सेक्शन नंबर 16 पढ़ा। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है कि एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या है आईटीसी क्लेम करने की। सबसे पहली कंडीशन ये आती है अपने पास में कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन वो कंपोजिशन के अंदर नहीं होना चाहिए। जो तुम पर्पस है तुम्हारा वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर होना चाहिए। जो टैक्स इनवॉइस है वो तुम्हारे को मिल जानी चाहिए, और क्या है, ही रिसीव, जो गुड्स है वो उसके पास रिसीव हो जानी चाहिए। टैक्स जो है वो चार्ज हो जाना चाहिए और सप्लाई कर देना चाहिए जो भी गवर्नमेंट को देना है। जो रिटर्न फर्निश करनी है अपन को अंडर सेक्शन 39 GSTR 3B की, वो रिटर्न फर्निश हो जानी चाहिए। जो सप्लायर है उसको अपलोड करनी है सारी इनवॉइस, वो सारी इनवॉइस जैसे ही अपलोड कर देगा अपने पास में फर्स्ट 9 कंडीशंस पूरी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है कि अगर अपन सामान उधार पे लेके आ रहे हैं, मतलब क्रेडिट पे लेके आ रहे हैं, तो उस केस में अपन को 180 डेज़ का टाइम लिमिट दिया जाएगा। अगर 180 डेज़ के अंदर वो नहीं पे करने के लिए कर पाता तो उस केस में उसको आउटपुट टैक्स तो पे करना ही पड़ना है, और साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि अगर आप हायर परचेज बेसिस पे, अगर मतलब लॉट्स पे आप अगर सामान लेके आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तो जो लास्ट लॉट आएगा या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी आपकी उसकी, उस डेट पे अपन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको कहा था या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो या फिर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, दोनों साथ में क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर मैंने आपको टाइम लिमिट बताई थी। टाइम लिमिट क्या थी, जो ड्यू डेट है अपने GSTR 3B को फंड करने की वो, या फिर जो एक्चुअल डेट है फर्निश करने की एनुअल रिटर्न, इनमें से जो भी विच एवर इज अर्लियर होगा वो वाला अपन ले लेंगे। अगले साल की 20 तारीख से पहले 20 तारीख के बाद में अपन ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक साल के आईटीसी अगले साल की 20 तारीख के बाद आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आते हैं सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट और ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट। मतलब इसके अंदर अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सा केसेस आता है, सबसे पहला केस तो ये आता है कि अगर आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए गुड्स को ख़रीदा है या फिर यूज़ करा है तो आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये तो अपन पहले ही पढ़ के आए थे कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। अगर बिजनेस पर्पज़ पे है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनल पर्पज़ पे है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, जो इनपुट्स है वो आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्सेबल सप्लाईज है इंक्लूडेड जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट, उस पर आप आईटीसी यूज़ कर सकते हो। एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन कौन सी आती है, अपनी आरसीएम के केसेस आते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन आता है, और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आता है, ठीक है, ये आता है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में केस बैंकिंग कंपनी के केस में। बैंकिंग कंपनी के केस में क्या है, आप एकदम नॉर्मल लेके चलो, आप पहले तो 100% आईटीसी को क्लेम कर लो, है ना, और उसके बाद में 50% जो है उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास में नोशनल बेसिस पे आपकी बैंकिंग कंपनी का आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हो आप, वो आ जाता है। मैंने क्या कहा, आप जो अपन सेक्शन नंबर 17 पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन को ये बोला जा रहा है कि आप जो है आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते उन चीज़ों पे जिस पे आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करा, बिजनेस पर्पज़ पे कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे नहीं कर सकते। एग्जेम्प्टेड सप्लाई अपने आरसीएम, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आती है। टैक्सेबल
सप्लाई जो है उस पर अपन कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करा जा रहा है। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता रखा है कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। बैंकिंग कंपनी के केस में अपन को पहले 100% आईटीसी क्लेम कर लेना है और फिर उसमें से 50% आईटीसी जो माइनस कर दो तो अपन नोशनल बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आता है अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये मान के चलिए कि इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लाइक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब टॉपिक है इसके अंदर। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक आईटीसी की कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहला केस अपने आता है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल भी कौन सी वाली, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज़ करी जाती है और अगर वो 13 सीटिंग से ज़्यादा है, जिसके अंदर ड्राइवर को भी इंक्लूड करी जाती है, मतलब 12 सीटर प्लस एक ड्राइवर वाली सीट, अगर इसमें है, वेसल है और एयरक्राफ्ट है, तो इस केस के अंदर अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, कोई भी मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के काम में आ रही है, जिसके अंदर 13 सीटर है, मतलब 12 सीटर्स तो लोगों के लिए और 1 सीटर जो है अपने पास में ड्राइवर की सीट है उसके अंदर, अगर ये है तो उस केस में, और वेसल और एयरक्राफ्ट अगर ये है तो इन पे अपन ब्लॉक आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, अपनी आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो मोटर व्हीकल की, वेसल की और एयरक्राफ्ट की, मतलब कि जैसे मेरा तो काम ही गाड़ियों का शोरूम है, मेरा गाड़ियों का शोरूम है और मैं कार वार सेल करता हूँ। अब मैं तो कार खरीद के लेके आऊँगा ना, तो और फिर मैं उसको सेल करूँगा, तो मैं जब सेल करूँगा तो मुझे तो आईटीसी क्लेम होनी चाहिए ना, राइट। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है मेरे, ये सब है। तो इस केस के अंदर मोटर व्हीकल की अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपने पास में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर आप पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कौन सा आता है, जो अपनी सिटी बस होती है, ये वाली जो बसेज है जो आप डेली अप डाउन करते हो, 13 सीटर से ऊपर है ना, तो उस केस के अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे आपको आईटीसी क्लेम हो सकता है। नेक्स्ट आता है अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, इस जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप कर सकते हो। इम्पार्टमेंट ट्रेनिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, मतलब आपने ये देखा होगा 10 दिन में गाड़ी चलाना सिखा देंगे, 20 दिन में गाड़ी चलाना सिखा देंगे करके। तो ये जो ट्रेनिंग वाले होते हैं, जो गाड़ी सिखाने वाले होते हैं, ये एक तरीके से उनका काम है ना। तो जो इम्पार्टमेंट ट्रेनिंग का मतलब किसी चीज़ को चलाना सिखाना, किस चीज़ को, मोटर व्हीकल को, वेसल को और एयरक्राफ्ट को अगर सिखा रहे हैं तो उस केस के अंदर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला, अगर मोटर व्हीकल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आ रही है और मोर देन 13 सीटर नहीं है, तो उस केस के अंदर वेसल और एयरक्राफ्ट के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करी है, मतलब फर्दर सप्लाई करी है मोटर व्हीकल की, वेसल की या फिर एयरक्राफ्ट की, अगर आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करा है, अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करा है क्या, या फिर अगर आपने इम्पार्टमेंट ट्रेनिंग दी है, तो इन चारों केसेस के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सर्विस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल। जैसे कि अगर अपन ने पढ़ा, इन चारों स्पेशल कंडीशंस वाले केस के अंदर आते हैं, मतलब ये 4 कंडीशन है, तो उस केस के अंदर इससे रिलेटेड जो भी सर्विस होएगी, आप गाड़ी की सर्विस कराओगे, आप अपने मोटर शोरूम के अंदर कुछ गाड़ी खराब हो जाएगी उनकी सर्विस, या फिर कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ होगी, उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो अगर आप इन 4 में आ रहे हो। लेकिन अगर आप इन 4 स्पेशल केसेस के अंदर नहीं आ रहे हो, तो आप उसकी जो सर्विस होगी गाड़ी की, वो भी आप ब्लॉक है आपके लिए, आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी एक्सेट्रा। मतलब अगर आप फूड और बेवरेज, आप केटरिंग की सर्विस ले रहे हो, आप आउटडोर ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप हेल्थ सर्विस ले रहे हो, आप कॉस्मेटिक करवा रहे हो, आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप इतने महंगे महंगे अगर काम कर रहे हो एक बार के लिए, तो ये जो है इस पर आपकी आईटीसी ब्लॉक रहेगी, आप इस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक्सेप्ट इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इफ सेम देन आईटीसी इज अवेल। मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग पास हो गए, सीएमए का रिजल्ट आ गया, अपन सारे के सारे इंटरमीडिएट पास होके फाइनलिस्ट स्टूडेंट बन चुके हैं, ठीक है, बस कुछ देर और है अपन के पास में। तो आप लोग हुए, मैं अपन पार्टी करने गए, ठीक है, अपन गए गोया, ठीक है, मतलब
फुकरे मूवी के अंदर गोवा को गोया बोलता था ना, तो उस वजह से एक वैसे है ना, अपन सब लोगों ने प्लान बनाया अपन गोवा जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने केटरिंग की सर्विस बुक करी। अब मैंने जिस केटरिंग की सर्विस को वाले को बुक करा, मैंने उसको बोला कि मेरे 10,000 बच्चे हैं, इन लोगों की पार्टी है, तो 10 नहीं 5,000 बच्चे हैं, मेरे को उन लोगों को पार्टी वार्टी देनी है, तो जो भी खर्चा वर्चा होगा तो आप 5,000 लोगों का खाना बना देना, है ना। उसने बोला हाँ मैं बना दूंगा। लेकिन क्या हुआ, उसने आज तक कभी ऑर्डर लिया नहीं था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर बताया था, सेम एग्जाम्पल मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। जिन्होंने मेरी रिविजन सीरीज कंटिन्यू देखी होगी उनको बहुत फेमिलियर होगा ये एग्जाम्पल, है ना। तो मैंने क्या कहा कि आप मेरे लिए 5,000 स्टूडेंट्स के लिए आप खाना बना देना, केटरिंग की सर्विस चाहिए मुझको। जो केटर वाला था उसने बोल दिया कि हाँ मैं आपको दे दूंगा सर्विस, लेकिन केटर वाले ने आज तक कभी इतना बड़ा ऑर्डर लिया नहीं था। तो वो क्या गया, वो दूसरे केटर वाले के पास गया, मुझे नहीं पता कि वो दूसरे के पास गया। उसने ऐसे बोला कि भाई मैं ना 2,000 लोगों तक का खाना बना लूँगा, रिमेनिंग जो 3,000 लोग हैं उसका खाना आप बना के दे देना। तो जो नेक्स्ट केटर था, है ना, उसने बोला कि हाँ मैं बना दूंगा। अब जो ये जो कंबाइन है, मतलब जो 3,000 जो बना के दे रहा है वो पहले वाले केटर को, तो वो जो सर्विस है, मतलब इनपुट और आउटपुट जो तुम्हारा है, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई जो है वो सेम है, तो उस केस के अंदर आईटीसी अवेल कर सकते हो। मतलब जैसे देखिए ये ए है, ये इसमें बी है और ये सी है। ए जो है वो मैं हूँ, बी जो है वो फर्स्ट केटर है अपना, और सी जो है अपना सेकंड केटर है। मैंने इसके पास गई कि मुझे है ना 5,000 स्टूडेंट्स के लिए केटरिंग की सर्विस चाहिए, ठीक है। तो बी है फर्स्ट केटर, उसने बोला कि हाँ मैं बना दूंगा। अब बी ने बोला कि मैं 2,000 तो बना लूँगा खुद से, लेकिन इतना बड़ा मैं ऑर्डर ले नहीं सकता, तो इसने रिमेनिंग जो 3,000 थे वो इसको दे दिए। तो अब जब ये इसको सर्विस दे रहा है वापस, तो ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम हो गई, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम हो गई। तो इस केस के अंदर ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी ये लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब बी ए को सप्लाई करेगा तो ए जो है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन बी आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो अगर इनवर्ड सप्लाई और एक आउटवर्ड सप्लाई जो होगी वो अपनी सेम होगी तो उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं इन सारे केसेस में। बट अगर सेम नहीं है तो इस केस में आईटीसी क्लेम नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस। जैसे आपने बड़े बड़े क्लब होते हैं तो उसके अंदर जो मेंबरशिप फीस होती है, जो क्लब फीस होती है, हेल्थ की, फिटनेस सेंटर्स होते हैं इनके अंदर, तो इन पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर ऑन वेकेशन ऑफ सच कंसेशन। अगर आपने ट्रैवल बेनिफिट दिया है अपने एम्प्लॉयर्स को, तो एम्प्लॉयज़ को, है ना, तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या इसमें एक नया अमेंडमेंट आया है, उसने क्या बोला है, इफ़ गवर्नमेंट सेज it is compulsory to provide such goods or service then you can claim ITC। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको साल में एक बार तो अपने एम्प्लॉयज़ को घूमने के लिए भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने बोला है इट इज़ कंपलसरी, तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आता है अपने पास में वर्क कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्टर अपन को इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा है, ठीक है, अगर उस केस के अंदर आईटीसी क्लेम नहीं होगी। लेकिन वही सेम मैंने आपको बताया, जैसे अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम होगी तो उस केस में वर्क कॉन्ट्रैक्टर आईटीसी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, ठीक है। जो गुड्स और सर्विस रिसीव हुई है अपन को टैक्सेबल पर्सन से, किस चीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन करना है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑन हिज ओन अकाउंट, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विस बाय एनआर एक्सेप्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो एनआर होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, उससे अगर आपने गुड्स और सर्विस लिए तो उस केस में अपन नहीं ले सकते। एक्सेप्ट किस केस में, अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो रहे हैं तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपने पास में अगर गुड्स जो है अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ करें, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं लिए। अगर अपना गुड्स चोरी हो गया, खो गया,
डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, डिस्पोज हो गया, या फिर अपने गिफ्ट कर दिया, फिर अपने फ्री सैंपल्स बांट दिए, तो उस केस के अंदर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ जीएसटी सेक्शन 74, 129 एंड 130। ये क्या है? चोरी वाला जीएसटी। मतलब अगर आपका जीएसटी पकड़ा गया कि ना आपने जीएसटी चोरी करा था, आपने जीएसटी पे नहीं करा था, उस केस के अंदर है। ये इतना कोई काम का नहीं है आपके लिए, आपको मेनली 10 याद रखने हैं। मैं क्या है क्या क्या बताया अपन एक बार साथ में रिवाइज करते हैं। 1 मिनट। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले अपना सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 5 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर क्या है, वो सारी चीज़ों के अंदर काम आ रहा है। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर आपने मोटर व्हीकल जिसकी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ आ रहा है और 13 सीटर से ज़्यादा नहीं है ना, तो उस केस में वेसल और एयरक्राफ्ट के केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 4 कंडीशन। अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो उस मोटर व्हीकल की, वेसल की या फिर एयरक्राफ्ट की, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर का, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, या फिर इम्पार्टमेंट ट्रेनिंग दे रहे हो आप मूवेबल मोटर व्हीकल, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट की सिखा रहे हो चलाना, ठीक है। इन चारों से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होगी वो सारी भी आप उन पे भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो, लेकिन इन चारों के अलावा कोई और दूसरी आ रही है तो उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि फूड, बेवरेज, आउटडोर केटरिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस जो होगी उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई जो है वो सेम होगी तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, अगर आपने कोई मेंबरशिप फीस पे करी है क्लब की या फिर हेल्थ क्लब की या फिर फिटनेस क्लब की, तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। ट्रैवल बेनिफिट अगर आप अपने एम्प्लॉय को वेकेशन पे कहीं घूमने जाने के लिए देते हो तो उस केस पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, मतलब उसको ट्रिप पे भेज रहे हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज़ कंपलसरी कि आपको उसको जाने भेजना ही पड़ेगा, तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वर्क कॉन्ट्रैक्टर के केस में रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी की अगर वो सर्विस दे रहा है तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई जो होगी वो सेम होगी तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसकी खुद की है तो उस केस में नहीं कर सकते। आपने एनआर से अगर गुड्स एंड सर्विस लिए तो उस केस में नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया, आपका सामान चोरी हो गया, खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, आपने गिफ्ट में दे दिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब अगर आपने जीएसटी पे नहीं करा था, बाद में पता चला आप आईटीसी क्लेम ये सारी चीज़ आपने गलत ले लिया, आपने ज़्यादा ले लिया, कमती ले लिया, तो जो भी छोटी मोटी चोरी वाला जीएसटी होगा वो उसको पता इसमें करेगा और आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अपन इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 18। क्या कहता है? आईटीसी अवेलमेंट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये क्या कहता है? फॉर एग्जांपल आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, आप इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है अच्छे से। आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, बाद में आप रजिस्टर्ड हो गए। बाद में रजिस्टर कैसे हुए? आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी टैक्सेबल लिमिट जो है रजिस्ट्रेशन की वो इंक्रीज़ हो गई, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की 3 लिमिट होती है, 10, 20, 40, जो अपन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके अच्छे से, ठीक है। आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, आप जो भी गुड्स परचेज करते थे आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे, और जो भी आपके पास में स्टॉक रहता था आप उस पर भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे, राइट। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर हो गए, आप लाइबल हो गए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप क्या होगा, जो रिमेनिंग जितना भी स्टॉक आपके पास में बचा होगा जो आपने परचेज करा था और इन सब पे, उन पे आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। बस ये इतनी सी बात कहता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, बाद में आप रजिस्टर्ड हुए हो, कैसे हुए? आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी स्व इच्छा से आप रजिस्ट्रेशन के अंदर आए हो, ठीक है। पहले आप जो परचेज करते थे आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे, लेकिन जब आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, तो जो बैलेंस स्टॉक जो बचता था आपका, है ना, उस पर आप आईटीसी अलाउ कर सकते हो, ओनली एन इनपुट, ठीक है। जो आपका इनपुट होता है उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट केस आता है, आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ गए। कंपोजिशन वाला चैप्टर अभी अपन ने पढ़ा नहीं है,
अपन पढ़ेंगे, है ना। कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर होते हो और अगर आप परचेज करते हो तो आप उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और जो इनपुट परचेज बट बैलेंस इज स्टॉक, जो इनपुट आपने परचेज करा होता है लेकिन उसका जो बैलेंस आपके स्टॉक में पड़ा रहता है ना, आप उस पर भी आईटीसी अवेल नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब क्या है, अगर आप जैसे ही नॉर्मल स्कीम में आ गए ना, तो जैसे आप नॉर्मल स्कीम में आए तो उस केस के अंदर जो बैलेंस स्टॉक बचा होगा ना, आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो और साथ ही साथ अपने जो कैपिटल गुड्स है उनमें भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन कैपिटल गुड्स के अंदर क्या है, एक कंडीशन है, आईटीसी अलाउ ऑन कैपिटल गुड्स ओनली बट आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रिस्क्राइब परसेंटेज। प्रिस्क्राइब परसेंटेज क्या है, 5% फॉर ईच क्वार्टर है। तो जो भी आपका आईजीएसटी है, सॉरी आईटीसी है कैपिटल गुड्स पे, आप वो लिखिए 5% ईच क्वार्टर। अपने पास में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो 5 इंटू 4 क्वार्टर्स, और जो भी आपकी अमाउंट है वो करके आप इधर से माइनस करिए, है ना। फिर जितना भी रिमेनिंग बचेगा वो आपकी आईटी से अलाउ हो जाएगी। कहीं पे भी आगे आने वाले केसेस में भी अगर आपको कैपिटल गुड्स की आईटीसी क्लेम करनी है तो आपको उसमें माइनस करने पड़ेगा 5%, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है अपने पास में, अगर आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई से आप टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आ गए हो, ठीक है। जब आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे करते थे तब आप जीएसटी पे करा, बट सप्लाई होगी या नहीं होगी ये उस पर नहीं होगा और आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन और जो बैलेंस कैपिटल गुड्स रहता था उस पर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे आप टैक्सेबल में आ गए ना, जैसे आप टैक्सेबल के अंदर अप्लाई हो गए हो तो अब आप क्या है, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो आप जो बैलेंस स्टॉक जितना भी बचेगा उस पर तो आईटीसी क्लेम कर लोगे, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया 5% ईच क्वार्टर आपकी आईटीसी में से माइनस हो जाएगा जो कैपिटल गुड्स की है, और जितना बैलेंस आएगा उतना ही आप आईटीसी अलाउ कर सकते हो। यही था अपना पूरा सेक्शन नंबर 18। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो तो अनरजिस्टर्ड के टाइम पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते थे। जब आप रजिस्टर्ड हो चुके हो और आप खुद लाइबल हुए हो, है ना, लॉ के थ्रू, तो जितना भी बैलेंस स्टॉक होगा आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हुए हो तो और खुद की इच्छा से हुए तो जितना भी बैलेंस स्टॉक होगा सेम उसके आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इनपुट स्टॉक की, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कंपोजिशन से, अगर आप कंपोजिशन स्कीम से आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो तो उस केस में पहले आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे, अब आप कर पाओगे, और साथ ही साथ आपके जो आपके कैपिटल गुड्स है उस पर भी आईटीसी क्लेम कर लोगे, लेकिन एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको माइनस करनी पड़ेगी जो कि है 5% ईच क्वार्टर पार्ट, ठीक है। तो आपको ये माइनस करके जो बैलेंस बचेगी वो आईटीसी आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपने पास में, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में जाते हो तो एग्जेम्प्टेड के टाइम पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते थे, टैक्सेबल के टाइम पे अपन कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर अपन आईटीसी क्लेम कर लेंगे, और साथ ही साथ जो अपना कैपिटल गुड्स है उस पर भी अपन आईटीसी क्लेम कर लेंगे 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद में, ठीक है। इसी के साथ में अपना जो सेक्शन नंबर 18 है वो कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 19 क्या है, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू इट इज अज्यूम दैट द गुड्स आर डीम रिसीव इन आईटीसी, ठीक है। बिल टू शिप टू मतलब मैंने आपको जॉब वर्कर का केस हो गया या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्टर की, मैंने आपको सामान दिया कि आपको इसको मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लोथ दिया, आपको मुझे इसको शर्ट बना के देनी है, तो मुझे पता है कि मेरे पास आएगा ही, तो इसको अपन डीम मान लेते हैं, बिल टू शिप टू वाला केस मान लेते हैं कि अपने पास में आएगा वापस रिटर्न में। तो इसमें दो ही केस आते हैं, जॉब वर्कर और वर्क कॉन्ट्रैक्टर का। तो इस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और ये इसको मैंने अमेंडमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया था आपको कि ये जो 10% था पहले, अब उसकी जगह 5% हो चुका है। ये मैंने एग्जांपल दे रखा है वही सेम जैसे पहले आपको था, मैंने आपको सिखा दिया था। वो 100 इनवॉइस है, 80 अपलोड हो चुके हैं, 30 अपलोड नहीं हुए हैं। जो उसकी प्राइस है उन दोनों में से विच एवर इज लोअर करके अपन लेंगे। तो इसी के साथ में मेरा जो आपका ये आईटीसी चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, है ना। इसके अंदर सेक्शन नंबर 16 से 19 तक अपन ने पढ़ा था। 16 में अपन ने कुछ 9 कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर ये 9 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। फिर 17 के अंदर अपन ने कुछ 11 केसेस पढ़े थे जिसके अंदर चाहे अगर आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, आपकी 9 की 9 कंडीशंस पूरी हो रही हो, लेकिन अगर आप ये सर्विसेज या फिर इन चीज़ों की सप्लाई कर रहे होगे तो उस केस के अंदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो।
फिर अपन ने सेक्शन नंबर 18 पढ़ा था, जिसके अंदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे। अपने पास 4 केसेस थे, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, या फिर आप लायबल हो चुके हो रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपोजिशन से रजिस्टर्ड में आ गए हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई से आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करने लग गए हो। तो इन केसेस के अंदर अपन किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। और सेक्शन नंबर 19 ये बोलता है जॉब वर्कर और वर्क कॉन्ट्रैक्टर के केस में अपन बिल टू शिप टू वाला केस मान लेंगे, और अपन मान लेंगे कि डीम अपन को गुड्स वापस रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ में मेरा ये जो ITC वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद में जब अपन ने ITC अभी अभी जस्ट ख़त्म करा है, फिर उसके बाद में अब अपन यहाँ कंपोजिशन लेवी वाला चैप्टर करने वाले हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि कंपोजिशन में अपन ITC क्लेम नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें अपन ने पढ़ी। अब उसको अच्छे से ब्रीफली अपन एक्सप्लेन करते हैं। कंपोजिशन जो लेवी अपने पास में होता है, इसको अपन कुछ और नामों से भी जाना जाता है। अपन इसको कंसेशनल स्कीम के नाम से जानते हैं, अपन इसको स्कीम ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं, अपन इसको ऑप्शनल स्कीम के नाम से जानते हैं, फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम के नाम से होता है, और प्रिजम्पटिव स्कीम के नाम से होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कोई सा भी नाम दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपको कंपोजिशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अपन ने सब लोगों ने पढ़ा तो होगा कि कंपोजिशन चैप्टर क्या होता है, इसकी लिमिट्स होती है, कंसेशनल रेट पे होता है, टर्नओवर से माइनस होता है, इसकी रेट्स कम होती है, स्मॉल बिजनेस वालों के लिए होता है, बुक्स कम अप्लाई करनी पड़ती है, ये सब अपन ने पढ़ा है। लेकिन अपन इसको एक इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपन नॉर्मल और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन और नॉर्मल सिस्टम। तो इससे क्या होगा ना, आपको नॉर्मल का भी रिविजन होगा और साथ ही साथ आपको कंपोजिशन स्कीम जो है उसका भी रिविजन होगा। ठीक है, ये जब ख़त्म होएगा ना एक बार के लिए, मेरा जो डिफरेंस है आप खुद नोटिस करोगे कि आपका पूरा चैप्टर ही हो चुका है। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वो बात ये समझ जाएंगे साथ के साथ ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। आप इसको फर्स्ट टाइम भी अगर देख रहे हो तो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, जो नॉर्मल स्कीम है अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। अपने पास में एक नॉर्मल स्कीम होती है और एक कंपोजिशन स्कीम होती है। जो नॉर्मल स्कीम है वो कवर होती है अपने 9 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपन पहले पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, और जो कंपोजिशन होती है वो सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, जो नॉर्मल स्कीम होती है वो अपनी है ना ITC अवेल कर सकते हैं अपन इस पर, लेकिन कंपोजिशन पे क्या होता है ना, ITC अवेल नहीं कर सकते अपन। नेक्स्ट होता है इसमें है ना, मतलब GST माइनस कर लेते हैं ना अपन और फिर नेट को पे करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो अपन टैक्स पे करते हैं वो टर्नओवर बेसिस पे करते हैं। जो भी टर्नओवर होगा उसको अपन कंसेशनल रेट से इनटू करके और फिर निकलते हैं। अब वो कंसेशनल रेट्स क्या क्या होती है, वो 1%, 1%, 5% और 6% होती है। वो अपन आगे पढ़ेंगे किस पे क्या अप्लाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, जो रजिस्टर पर्सन होता है ना, वो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों सप्लाई कर सकते हैं। वो बाहर से भी सप्लाई, बाहर पे भी सप्लाई कर सकता है और अंदर अंदर भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन जो कंपोजिशन वाला जो होता है ना, वो परचेज तो बाहर से भी कर सकता है, लेकिन जो सप्लाई करेगा ना वो आके उस टाइम पे क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है। मतलब वो अंदर अंदर अपने जयपुर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जयपुर के अंदर हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैंने क्या करा, मैं कंपोजिशन के अंदर आती हूँ, मैं टर्नओवर बेसिस पे हूँ और अंडर कवर होती हूँ सेक्शन नंबर 10 के अंदर, मैं ITC क्लेम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इतना अभी अब तक अपन ने पढ़ा कंपोजिशन वाले के लिए। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना फर्नीचर का बिजनेस है मेरा, तो मेरे पास मुंबई से एक ऑर्डर आया, तो मैं वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करने वाली थी। तो बीच में है ना मुझे गवर्नमेंट ने बोला, अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो, तुम नॉर्मल स्कीम के अंदर आती हो जो तुम इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर पा रही हो। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो कंपोजिशन के अंदर आती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, आप फिर वापस सामान लेके जाओ, अभी चलो निकलो निकलो, अभी सामान लेके बाहर जाओ। मतलब ऐसे तो तुम कह रहे हो कि मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ और तुम बाहर जाना चाह रहे हो, तो ऐसे अलाउ नहीं है। जो मैंने आपको कहा था ना, लोग बाग वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो इसीलिए कराते हैं जस्ट बिकॉज लोग बाग चाहते हैं कि वो दूसरे स्टेट्स के अंदर भी सप्लाई कर सके। ठीक है, एक केस तो ये आ गया। अब दूसरा केस क्या आता है, वही सेम मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। मैं क्या हूँ, मैं ना बाहर गई, मुंबई गई, वहाँ से मेरे को पता चला कि वहाँ की लकड़ियाँ बहुत सस्ती है, तो मैं वहाँ से लकड़ियाँ लेके आ रही हूँ। तो पुलिस वाले ने वापस से मुझे रोका। तो उसने मुझे क्या बोला कि तुम नॉर्मल स्कीम में आती हो क्या, बाहर क्या करने गई थी। तो मैंने बोला परचेज़ करने गई थी। तो फिर उसने मुझे भेज दिया एक बार के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा कि जब अपन ले जा रहे थे तब तो इसने रोका था, और जब अपन लेके आ रहे हैं तब इसने नहीं रोका। तो यही है इसमें, आप ऐसे याद रखिएगा। जो कंपोजिशन, जो जिस पे कंपोजिशन टैक्स
अप्लाई होता है, जो कंपोजिशन वाले होते हैं ना, वो मेक कर सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब वो अंदर अंदर ही सप्लाई कर सकते हैं, जयपुर के अंदर अंदर मैं सप्लाई कर सकती हूँ गुड्स की और सर्विस की। लेकिन मैं सामान खरीदने की बात आएगी तो मैं कहीं से भी सामान खरीद सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट नॉर्मल स्कीम। जो नॉर्मल स्कीम वाला होता है वो कोई भी पर्सन ले सकता है, लेकिन जो कंपोजिशन वाला होता है ना, ओनली स्पेसिफाइड पर्सन ही ले सकते हैं, ठीक है। वो रूल नंबर 3 के अंदर अपन पढ़ेंगे, मतलब जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या फिर 1,50,000 के अंदर अंदर आती है, तो उसके अंदर ही अपन वही लोग कंपोजिशन इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। 1,50,000, 1,50 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 50 लाख, 75 लाख और 50 लाख, ये 3 कंडीशन वाले ही जो लोग होते हैं वो ही कर सकते हैं इसके अंदर। वो अपन आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो अपन सिर्फ देख रहे हैं कि अपन को चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, राइट। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं ना, उनको 37 रिटर्न्स पहले फाइल करनी पड़ती थी, है ना। लेकिन वैसे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, 2 तो रिटर्न्स आ रही है अपनी मंथली, ठीक है, और अपनी एक जा रही है सालाना, GSTR 1 GSTR 3 भी, तो अपनी मंथली जाती है रिटर्न हर महीने की, और जो है और जो GSTR 9 है वो अपनी एनुअल रिटर्न है। मैं आपको ये रिटर्न वाला चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये सारे चैप्टर इंटरलिंक है। अगर आप सारे चैप्टर्स में कंबाइन करके पकड़ बनाओगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको इस बार CMA इंटर क्रॉस करने से, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली 25 रिटर्न्स आती है, और जो ये होता है मतलब कंपोजिशन वाला जो है उसके अंदर पहले 5 रिटर्न्स आती थी। पहले तो 4 तो क्वार्टरली रिटर्न आती थी और एक अपनी एनुअल रिटर्न आती थी। लेकिन अब प्रैक्टिकली क्या हो चुका है, एक तो अपने पास में मंथली एक अपनी GSTR 4 जाती है और GSTR 9 जाती है, ठीक है। एक ही रिटर्न आती है, मतलब 2 ही रिटर्न आती है इसमें। जो कंपोजिशन वाले होते हैं ना उसके अंदर लो टैक्स होता है। कौन कौन से, जैसे टैक्स रेट मैंने आपको बताया था अभी 1, 1, 5, 6। लेकिन जो क्या होता है, जो नॉर्मल टैक्स स्कीम के अंदर आते हैं उसके अंदर हायर टैक्स रेट होती है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। जो नॉर्मल स्कीम वाले होते हैं ना उनको डिटेल्स बुक ऑफ अकाउंट बनानी पड़ती है, लेकिन जो कंपोजिशन वाले होते हैं उनको लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है अपने पास में 9th क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज़ रिक्वायर्ड। अपन को बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी किराने की दुकान है, मैं वहाँ पे बिस्किट भी बेचती हूँ, चिप्स भी बेचती हूँ, चॉकलेट भी बेचती हूँ, तो मुझे इन सब का क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो किराने वाली शॉप्स GST में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाते हैं और कंसेशनल बेस पे अपने टर्नओवर पे टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लेस बुक्स है ना। नेक्स्ट आती है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। अब जो होता है, जो नॉर्मल वाली स्कीम होती है उसके अंदर अपने 2 करोड़ से जैसे ऊपर जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, अपन को ऑडिट करानी पड़ती है। और जैसे याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले, अभी कुछ लास्ट की 2-3 वीडियो के अंदर ही है, कि अगर टर्नओवर जो अगर आपका 18-19 या फिर 19-20 का क्वेश्चन पूछता है तो उस केस के अंदर अपन लिमिट 2 करोड़ की नहीं देखेंगे, उस केस में अपन लिमिट देखेंगे 5 करोड़ की। जैसे ही 5 करोड़ से जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन बाकी रिमेनिंग जितने भी साल है, इन 2 साल को छोड़ के उस केस के अंदर अपन 2 करोड़ वाली ही लिमिट देखते हैं। लेकिन जो कंपोजिशन वाला होता है उसके अंदर कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास में जो नॉर्मल स्कीम के अंदर होता है, जो बर्डन होता है GST का, वो कंज्यूमर के हाथ में होता है। लेकिन इसके अंदर कंज्यूमर के हाथ में नहीं होता, इसमें कस्टमर के हाथ में होता है। वो एक डायरेक्टली टर्नओवर पे कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर देता है, ठीक है। जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना उसको टैक्स इनवॉइस इशू करनी होती है, और जो कंपोजिशन वाला होता है उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी होती है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स होता है उनको बाहर एक बोर्ड लगा के रखना पड़ता है अपनी दुकान के कि हम नॉर्मल वाले के अंदर आते हैं, और जो कंपोजिशन वाले होते हैं उनको कंपोजिशन का बोर्ड लगा के रखना पड़ता है। जो नॉर्मल वाले पर्सन होते हैं ना, वो ना नॉर्मल स्कीम पर्सन कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग, वो कोई सी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन इन जो अपने कंपोजिशन वाले आते हैं वो सिर्फ 4 ही चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कौन सी? टिप्पा की। टिप्पा आप ऐसे करके आ सकते हो, टिप्पा, है ना। टिप्पा क्या? P से है पान मसाला, A से एरिएटेड वाटर, T से है तंबाकू, I से है आइसक्रीम, ठीक है।
ये जो नोटिफाइड गुड्स है 4 मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इनको अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ओनली कंपोजिशन के अंदर। तो देखिए मैंने अभी तक आपको, अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा ना तो उसको याद आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही ख़त्म करा दिया मैंने, मगर मैं अच्छे से भी पढ़ाऊँगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है ना, जिनको पहला रिवीजन नहीं हो रखा है या फिर जिन्होंने सिर्फ एक बार रिवाइज कर रखा है और उनको इतना अच्छे से याद नहीं है, तो मैं उनको पूरा याद कराऊंगी। ठीक है, तो एक बार अपन फट से रिवाइज कर लेते हैं। मैं कंपोजिशन वाली बात ही बता रही हूँ, है ना। सबसे पहले क्या था, कंपोजिशन स्कीम जो है अपने, वो सेक्शन नंबर 10 CGST एक्ट के अंदर आता है। जो कंपोजिशन वाले होते हैं वो ITC क्लेम नहीं कर सकते, उनको एक कंसेशनल रेट पे अब उनको टैक्स देना पड़ता है। जो कंपोजिशन वाले होते हैं वो बाहर से सामान परचेज तो करके लेके आ सकते हैं, लेकिन बाहर सामान सेल नहीं कर सकते, उनको अंदर अंदर ही सेल करना पड़ेगा सेम स्टेट के अंदर। जो होते हैं वो स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 लिमिट होती है अपने पास में, वो लिमिट किसके लिए कौन सी एप्लीकेबल है वो आगे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली लाइफ में अभी 2 रिटर्न आ रही है, एक GSTR 4 और GSTR 9A। ठीक है, इसमें लोअर टैक्स रेट फॉलो होती है, 1%, 1%, 5%, 6%। इसके अंदर लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, इसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता ऑडिट ऑफ GST का, ऑडिट अंडर GST का। जो कंसेशनल रेट होती है वो जो मतलब बर्डन जो होता है इसके अंदर कस्टमर के हाथ में नहीं होता है, इसमें बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर सॉरी इसके अंदर जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं होता, कस्टमर के हाथ में होता है, वो एक कंसेशनल रेट से पे करता है। ठीक है, इस केस में अपन बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। वाइल इशू बिल ऑफ सप्लाई देयर इज अ रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए, वो जो आपकी इन्वॉइस होती है बिल ऑफ सप्लाई की, है ना, तो उस केस के अंदर उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपोजिशन के अंदर आता है। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। ये सिर्फ 4 चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, टिप्पा की, टी से अपने पास में तंबाकू, आई से अपने पास में आइसक्रीम, ए से इरेटेड वाटर और पी से है पान मसाला। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 10। ठीक है, अब अपन देखना, आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें अपन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल टैक्स प्रोसीजर आर नॉट प्रैक्टिकली, और मतलब ये क्या है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो सेक्शन नंबर 10 है ना, ये बेसिकली हर लोगों के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनके लिए अच्छा नहीं है कंपोजिशन वाला। ये जो स्मॉल टैक्स सप्लायर्स होते हैं ना, जो स्मॉल सप्लायर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो ये चाहते हैं, जिनको ज़्यादा माथापच्ची नहीं चाहिए कि है ना हमारे को बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो ऐसे। ठीक है, सच स्कीम इज़ रिजर्व फॉर द प्रोसीजर सेज। ठीक है, तो स्मॉल सप्लायर्स जिनको है ना लेस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कंपोजिशन स्कीम होता है ना इज़ प्रोवाइडेड फॉर सिंपल टैक्स पेयर सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो भी अपनी एग्रीगेट टर्नओवर होता है उस पर अपन एक फिक्स रेट से, कंसेशनल रेट से अपन टैक्स पे कर देते हैं। सच स्कीम इज़ ऑप्शनल, ये स्कीम ऑप्शनल होती है। स्कीम इज़ अवेलेबल ओनली व्हेन यू ऑप्ट, मैंने आपको कहा था इसको ऑप्ट करना पड़ता है, ये स्टार्टिंग से अवेलेबल नहीं होती है। बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम कैन नॉट बी क्लेम अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। जब तक अपन एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएंगे तब तक अपन इसका मज़ा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में, ऑप्शन में बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से ही मुझे कंपोजिशन के अंदर आना है तो आप स्टार्टिंग से भी कंपोजिशन के अंदर आ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग से नहीं, पहले मैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पहले नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्टर थे, फिर आपको परेशानी हुई और आप कंपोजिशन में आना चाहते हो तो आप वैसे भी आ सकते हो। बस आपको जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर जो है वो उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको इतने साल तो रहना ही रहना पड़ेगा करके। ठीक है, नेक्स्ट आती है एलिजिबिलिटी लिमिट जो होती है, वो एलिजिबल एसएससी पे डिपेंड करती है। एलिजिबल एसएससी कौन कौन होगा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल होगा। और टैक्सेबल लिमिट जो होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सी नॉर्मल स्टेट में हो आप या फिर स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में हो। ठीक है, अब ये नॉर्मल स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है। नॉर्मल स्टेट जो है उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अपन आसाम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सबको भी अपन ने इंक्लूड करा है। और अपने पास में 8 नोटिफाइड मतलब 8 अपने पास में स्पेशल कैटेगरी स्टेट आती है। कौन कौन सी आती है, AP, UP, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अपन इसको आगे याद करेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। मतलब बच्चों ने तो ऐसे हो गया पट्टी बांध दी सिर पे कि भाई साहब क्या पढ़ा रही हो मैम, समझ ही नहीं आ रहा, बस बोले जा रही हो। बट आप मेरी आवाज़ को एक बार थोड़ा शांति से भी सुनोगे ना, पैनिक मत करो। देखो
इतना कोई हार्ड नहीं है। मैं आपको इस जगह फास्ट इसलिए ले जा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं आपको पहले जब मैंने आपको पढ़ाया है वो डिफरेंसेस, तब उस टाइम में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इतनी कोई नीड नहीं है अब इन चीज़ों को मैं आपको कितनी बार रिवाइज करा दूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, जो नॉर्मल स्टेट है ना उसका एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो है वो 1,50,00,000 है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनकी जो लिमिट है वो 75 लाख है। अगर वो इससे कम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइबल हो जाएंगे कंपोजिशन के लिए, और वो पे कर देंगे टैक्स कंसेशनल रेट पे, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, है ना, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, और जो बर्डन होगा वो कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही 1,50,00,000 क्रॉस कर देगा या फिर 75 क्रॉस कर देगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर, तो उसको जीएसटी पे करने के लिए लाइबल हो जाएगा। वो आईटीसी अलाउ कर सकता है, जो बर्डन होगा वो उसकी पॉकेट से वो कंज्यूमर की पॉकेट पे शिफ्ट कर देगा, और उसको इशू करनी पड़ेगी टैक्स इनवॉइस। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अपने पास में कैसे है, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मेरे साथ बोलो, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। वापस अब स्पीड में बोलो, 5 बार बोलना है मेरे साथ में, एपी, यूके, मेघा, मणिपुर, एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एपी, यूके, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एपी, यूके, मेघा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। शाबाश, आप इसको याद करिएगा। अब ये जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसके अंदर जो लिमिट है ना वो 75 लाख की है, इसके अंदर 1,50,00,000 की नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं। जो सेक्शन नंबर 10 है ना वो ओवर रूल करता है सेक्शन नंबर 9 को। याद हो, भूल गए मैम, हम तो बहुत पहले पढ़े थे रिवर्स चार्ज, याद करो ना। जब मैंने आपको कहा था सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए, विद प्रोसीजर होनी चाहिए, टैक्सेबल लिमिट्स विमिट्स सारी क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर सप्लाई हो रही है तो फिर अपन उसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे सेक्शन नंबर 15 के अंदर, मैंने आपको सब पढ़ाया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सप्लाई वाला चैप्टर वापस से पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके अंदर क्या था, मैंने आपको ये कहा था कि सेक्शन नंबर 10 होता है ना वो ओवर रूल करता है सेक्शन नंबर 9 को, लेकिन क्या है वो सेक्शन नंबर 9(1) को ओवर रूल करता है। जो सेक्शन नंबर 9(3) और सेक्शन नंबर 9(4) है ना वो उसको ओवर रूल नहीं करता। 9(3) और 9(4) क्या था, रिवर्स चार्ज का केस था। 9(3) के अंदर अपन ने गुड्स और सर्विस वाले दोनों केस पढ़े थे, और 9(4) के अंदर अपन ने रियल एस्टेट का केस पढ़ा था, ठीक है। अब क्या है, अगर ये इन दो कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं ना तो उस केस में क्या होगा, वो आरसीएम ओवर रूल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, मतलब मान के चलिए कि मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर हूँ, आपका नाम क्या है, प्रिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिया आपका नाम है, तो प्रिया ने क्या करा, मुझे सप्लाई करी, किसकी, रिवर्स चार्ज बेसिस पे मैंने उसको सप्लाई करी है, कोई आरसीएम की सप्लाई करी है ना। मान लो मैंने कैश्यू नट्स उसको सप्लाई करे हैं जो कि रॉ और अनपील्ड है, ठीक है। तो उस केस में आरसीएम अप्लाई होता है, तो जो रिसीवर होता है वो पे करता है ना। तो अगर जो प्रिया जो है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा, मतलब उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, चाहे मैं कंपोजिशन हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब केस अपन मतलब उल्टा करते हैं, जो प्रिया है वो मुझे सप्लाई कर रही है कैश्यू नट्स की, है ना, या रॉ कॉटन मुझे सप्लाई कर रही है। तो जब उसने मुझे रॉ कॉटन सप्लाई करा तो उस केस में मैं चाहे कंपोजिशन के अंदर हूँ या ना हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि कहा था सेक्शन नंबर 9(1) को ओवररूल करते हैं, आरसीएम को ओवररूल नहीं करता। मैं जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ क्योंकि मैं एक कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करती हूँ, लेकिन आरसीएम वाले केस में मुझे ही पे करना पड़ेगा। आई एम द रिसीवर, और आरसीएम में रिसीवर को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है, तो मुझे गवर्नमेंट के पास जाके रिवर्स चार्ज बेसिस पे मुझे जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, ओवररूल नहीं करता। तो क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 10 ओवररूल सेक्शन नंबर 9(1) मीन्स नॉर्मल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं पे करना, आउटवर्ड सप्लाई पर कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना है। इन अदर वर्ड्स सेक्शन नंबर 10 कंप्लीट्स एक्ट ओवर रूल्स करता है एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 9(3) और 9(4) को। अगर इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर है तो आरसीएम में जीएसटी होगा इवन इफ द असेसी इज इन कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। ये मैंने आपको बोला
पहले जो ओल्ड लिमिट थी ना वो नॉर्मल स्टेट के लिए 1 करोड़ थी और जो स्पेशल कैटेगरी थी उसके लिए 75 लाख ही थी। अब न्यू स्कीम में क्या हुआ, वो अब क्या हो गई है, जो नॉर्मल स्टेट की जो थी उसको बढ़ा के अपन ने 1 करोड़ 50 लाख कर दी है और स्पेशल कैटेगरी के लिए 75 लाख की है अभी भी। ठीक है, पहले जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी उसके अंदर 9 स्टेट्स इंक्लूड होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, 9 हो गया। क्यों? जो आसाम है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर शिफ्ट कर दी है अपन ने। ठीक है, अब अपने पास में आता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आप ये देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अपने पास में सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 6 के अंदर अपन को बताया गया है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करी जाती है, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है अपन उसको इंक्लूड करेंगे, जितनी भी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है अपन उसको इंक्लूड करेंगे, जितने भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस या फिर दोनों हुए हैं एक्सपोर्ट की चीज़ को भी इंक्लूड करेंगे, और इंट्रा स्टेट सप्लाई मैंने अगर बाहर सप्लाई करी है इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होगी उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। बट किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, जो वैल्यू है इनवर्ड सप्लाई इन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर कोई इनवर्ड सप्लाई पे अपन ने टैक्स पे करा है, रिवर्स चार्ज बेसिस का जो टैक्स होगा उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी टैक्स या फिर इंक्लूड करता है जिसके अंदर सैस और जीएसटी है ना, उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और कोई भी इंटरेस्ट डिस्काउंट जो होगा करंट ईयर या प्रीवियस ईयर दोनों का, उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी अपन करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तब भी नहीं करेंगे, और अगर प्रीवियस ईयर का निकालेंगे तो भी नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे मैं पूछना चाहती हूँ और आई होप कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करोगे। एक चीज़ बताओ मुझे, जब अपन कंपोजिशन स्कीम के अंदर लेवी करना चाह रहे हैं, अपन चाहते हैं कि अपन कंपोजिशन स्कीम में आए, तो अपन अपना एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। इस साल का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे या फिर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे? कई नालायक बच्चे बोल रहे हैं कि इस साल का चेक करेंगे। अरे बच्चों, अपन जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो पिछले साल का चेक करेंगे, है ना। बहुत बच्चे सही भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे, उसके अंदर अपन ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे और ये वाली सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे। अब क्या है, जैसे मेरी लिमिट क्रॉस कर गई तो मैं लाइबल हो गई। अब जब नेक्स्ट ईयर जो होगा तो उसके अंदर, अब जो नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर का जो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए देखा जाएगा कि क्या मैं लाइबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, समझ गए? मतलब अपन पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं। सेक्शन नंबर 10 2A क्या कहता है, अ पर्सन हु ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम मे सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट की सर्विस 10% ऑफ टर्नओवर और स्टेट और यूनियन, या फिर 5 लाख टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड्स इंटरेस्ट और डिस्काउंट। जब अपन इस टाइम पे ना ये कर रहे हैं, इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होता, अपन ने अभी पढ़ा। जैसे कह रहा है कि कोई पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना चाहता है और सर्विस सप्लाई करना चाहता है जो कि अदर देन रेस्टोरेंट की सर्विस है, तो उस केस के अंदर जो भी तुम्हारा टर्नओवर आया उसका 10% और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर होगा ना, उतना तुम्हारे को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में जो कंपोजिशन स्कीम है वो कौन कौन एलिजिबल है लेने के लिए। प्रीवियस ईयर में अगर मेरा टर्नओवर जो लिमिट है वो 50 लाख तक है, अप टू 50 लाख तक तो मैं कंसेशनल रेट में रह सकती हूँ, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो उसमें मेरे को आईटीसी पे करना पड़ेगा। 50 लाख किस चीज़ की कंडीशन में? 50 लाख अपनी सर्विस के केस में आती है। अगर सिर्फ सर्विस कर रहे हैं अपन, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अपनी लिमिट 50 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ रेट्स है जो कि कंपोजिशन लेवी होता है। कंसेशनल रेट्स कौन कौन सी है? अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो तो CGST अपने लगेगा 0.5, SGST लगेगा 0.5 और टोटल लगेगा 1% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफ टर्नओवर। अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स के हो, गुड्स के ट्रेडर हो, तो 5% आप दे दोगे CGST SGST और टोटल दे दोगे जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उस पर 1% का। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में 2.5 मतलब 5% जो आपका टर्नओवर होगा, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, उसका आप निकाल लोगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो विद द अबव कैटेगरी, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप 1% के रेट से एग्रीगेट टोटल टर्नओवर पे दोगे। और ओनली सर्विस की सप्लाई कर रहे हो आप तो 6% के रेट से आपको टैक्सेबल सप्लाई पे आपको कंसेशनल रेट चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ में ये सारी कंसेशनल रेट है, आप ये याद रखिएगा किस पे टर्नओवर पे निकालना है, किस पे टैक्सेबल सप्लाई पे अपन को चार्ज करना है। कुछ कंडीशंस है
है ना, एंड रिस्ट्रिक्शंस है। क्या क्या है? सबसे पहली बात, आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जो हो वो नॉट एलिजिबल होगे, बाहर सप्लाई नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी पड़ेगी। आप है ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई नीड नहीं है। जो कंपोजिशन वाले होते हैं वो इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी अवेल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कहता है, आपको जीएसटीआर 4 के अंदर एनुअल रिटर्न बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था जो कंपोजिशन बिजनेस होता है वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है और सेम पैन पे अपन ले सकते हैं, है ना। जो टैक्स पेयर होंगे ऑफ सप्लाई ऑफ जो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर आने के लिए। जो मैन्युफैक्चरर है इन चार्ज को छोड़ के उसके अलावा कोई और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो। अगर है ना, ही शैल मेंटेन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, बट ठीक है, उसको रखना पड़ेगा अपनी बिल ऑफ सप्लाई पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में, उसको ये लिखना पड़ेगा, उसको एक बोर्ड टांगना पड़ेगा, ये मैंने आपको रेफरेंस से पढ़ा दिया है। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो सकता है। ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, इसको कंसेशनल रेट पे अपन को इसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है, अब लास्ट टॉपिक आता है अपने पास में। लास्ट टॉपिक क्या कहते हैं, रूल नंबर 3, ऑप्शन एक्सरसाइज फ्रॉम वन स्टेट और यूटी। मतलब क्या है, डीम एक्सरसाइज फ्रॉम वन और ऑल स्टेट्स और एक पैन, मतलब इंडिया में पैन बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना रजिस्ट्रेशन वाली बात हो गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे छोड़ना है या फिर मेरे को मतलब मुझे क्या करना है, रूल नंबर 1 अडॉप्टेड द स्कीम इज़ वैलिड सो लॉन्ग सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेक्शन नंबर रूल 6 जो होता है ना, वो ये बताता है कि अगर तुम्हारे को दो केस होते हैं उसमें, ठीक है, या तो तुम्हारे को कंपोजिशन स्कीम लेनी है या फिर क्या होता है तुम्हें छोड़नी है, ठीक है। अगर तुम्हारे को लेनी है, मतलब ये इस डायग्राम को आप बना के रखिएगा अपनी कॉपी में एक बार अपने हाथ से, है ना। क्या बोला मैंने, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो उस केस में क्या होगा, अगर आप ओल्ड से न्यू लॉ में आ रहे हो, मतलब ओल्ड लॉ से न्यू लॉ में हो गए, तो आपको जीएसटी CMP 01 भरना पड़ेगा। और जो आपकी स्टॉक डिटेल्स है वो उसके लिए आपको जीएसटी CMP 03 भरना पड़ेगा। प्रैक्टिकली नॉट रिलेवेंट है जस्ट बिकॉज ये हो चुका है, मतलब ओल्ड लॉ से सब लोग न्यू लॉ में आ चुके हैं, अब तो सब लोग ही जीएसटी में कवर होते हैं, ठीक है। अगर आपने जीएसटी के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, मतलब आपने कंपोजिशन स्कीम जो है वो स्टार्टिंग से ही ले ली है। अगर आप स्टार्टिंग से ले रहे हो तो आपको जीएसटी REG 01 भरना पड़ेगा पार्ट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। नॉर्मल स्कीम जो है, कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, नॉर्मल से कंपोजिशन में आ रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको जीएसटी CMP 02 भरना पड़ेगा और पार्ट बी के अंदर ही भरना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो केस हो गया कि मुझे लेनी है, अगर मुझे छोड़नी है तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर भी 3 केसेस हैं। देखो, करंट ईयर में मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, 1,50,00,000 75 लाख और 50 लाख, मेरी ये वाली जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई, तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी CMP 04 भरूंगी मैं। अगर मुझे सेल्फ विड्रॉल करना है कि क्रॉसिंग द लिमिट, है ना, विदाउट स्पेसिफाइंग, मतलब मेरी जो लिमिट्स है वो क्रॉस नहीं हुई है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे जीएसटी CMP 04 फाइल करना है। अगर डिपार्टमेंट ने मुझे बाहर निकाल दिया, डिपार्टमेंट मुझे बाहर कब निकालेगा, अगर मैंने मैन्युफैक्चरर कर लिया, अगर मैंने बाहर सप्लाई कर दी है, ठीक है, मैंने जो कंडीशंस जो अपने पढ़ी है उसको डिसरिगार्ड करा है, मैंने उसको फुलफिल नहीं कर पाया, मैंने तोड़ दिए, तो उसमें केस में क्या होगा, आपके पास में एक स्पेशल शो कॉज नोटिस आएगा। किसके अंदर आएगा, जीएसटी CMP 05 के अंदर आएगा। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि इस वजह से, तो जीएसटी CMP 06 के अंदर अगर डिपार्टमेंट सर्टिफाई हो जाती है आपकी उससे, तो वो आपको ऑर्डर पास करेगी जीएसटी CMP 07 के अंदर, और 30 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपका ये कंपोजिशन वाला चैप्टर जो है वो भी पूरा होता है। तो आज अपन ने 2 चैप्टर पढ़े, एक अपन ने पढ़ा है आईटीसी के अंदर अपन ने सेक्शन 16, 17, 18 और 19 पढ़ा है। फिर अपन ने कंपोजिशन वाला पढ़ा है जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके अंदर आने के लिए, किस तरीके से वो एलिजिबल है, अगर वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, कितनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, कौन सी किस रेट से अपन को फाइल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अपन ने आज पढ़ी है। तो आज अपनी इस
वीडियो को अपन एंड करते हैं। ठीक है, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब आने वाले चैप्टर में अपन प्लेस ऑफ सप्लाई का ट्राई करेंगे, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।